वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम जितेंद्र धनखड़ है। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो स्कैफोल्डिंग सेफ्टी है। आपको सभी को दिखाई दे रहा है साफ साफ सामने कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं। उन पिक्चर्स में आप दिखाई दे रहे होंगे कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो स्कैफोल्डिंग पे आदमी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, कुछ लोग आदमी नीचे देख रहे हैं। ये प्रैक्टिकल सेशन है हमारा। इस ट्रेनिंग के दौरान हम प्रैक्टिकल सेशन भी करेंगे, तो उसमें भी आपको जो स्कैफोल्डिंग के जो मेजर पार्ट्स हैं उसके बारे में बताया जाएगा, उसके बारे में महसूस कराया जाएगा कि कौन सा पार्ट कैसा दिखता है, कैसे उसके ऊपर एक्स्ट्रा हम बात काम एक्स्ट्रा करेंगे। भी बात यस सर। बाहर बनना वहां सबको दिखा दीजिए बड़ा वाला फुल स्क्रीन करके। तो ये हमारा जो टेबल में प्रोग्राम है इसका स्ट्रक्चर ये है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर जरूरत ना हो तो अपने अपने माइक्स को ऑफ रखें। जब जरूरत पड़े किसी क्वेश्चन की तो आप मेरे से पूछ सकते हैं या आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, तो पता लग जाएगा हमको। और सर स्माइल। चैट एक्सक्यूज मी सर, चैट बॉक्स में यहाँ कोई नहीं डालेगा, जिसको होगा वो फिर आखिरी में हम लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे यस करके। यस, डन 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 डन, बहुत अच्छा रहेगा। और सबने अच्छा टाइम पे आ गए, सब अच्छे से शुरू हो गया प्रोग्राम। तो शुरू करते हैं हम लोग। अपने फोन्स को जरा साइलेंट में डाल लीजिएगा। अगर घर पे हैं तो आसपास के जो लोग हैं उनको बोलिएगा थोड़ा दूर रहें, ताकि आप लोग फोकस कर पाएं इसमें। क्योंकि जब आप फ्रीली उसको देखेंगे, ट्रेनिंग को समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो फोकस रहने की हमको जरूरत है ट्रेनिंग के दौरान। और रिलैक्स करिए और एंजॉय करिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को। शुरू करते हैं हम लोग प्रोग्राम। तो बेसिक जो टॉपिक है रिक्वेस्ट वो है स्कैफोल्डिंग सेफ्टी। क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ती है स्कैफोल्डिंग सेफ्टी की, या किसी भी बिजनेस के अंदर सेफ्टी की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक पुरानी फिल्मों का भी डायलॉग है, आपने भी शायद सुना होगा, टाइम इज मनी। तो हर एक चीज, हर एक एफर्ट, जब भी आप कोई काम करते हैं तो हर एक चीज में मनी इन्वॉल्व होता है। आज हम लोग जो यहाँ पे आए हैं इसमें भी पैसा इन्वॉल्व हो रहा है। ये चार्जेबल ट्रेनिंग है, फ्री ट्रेनिंग नहीं है ये। जितने भी लोग सारे के सारे जो बिजनेस करते हैं, जो साइट पे काम करते हैं, जो आसपास में सराउंडिंग में काम करते हैं, किसी भी तरीके का काम करते हैं, उनको सेफ्टी की ट्रेनिंग लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्या हम देखेंगे क्यों हमको ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आप सेफ्टी के लिए ट्रेंड हैं तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। कैसे प्रॉफिट इंक्रीज होंगे? आपकी जो साइट है वो सारी की सारी अच्छी तरीके से चलेंगी, उस पर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। आपके टूल्स टेक्निकल्स जितनी भी आपकी एक्टिविटी है, हर एक को आप 100% उसका ले सकते हैं अगर प्रॉपर ट्रेनिंग आपने लिया हुआ हो तो प्रॉफिट कैसे और बढ़ा सकते हैं? आप एक्सीडेंट को कम कर देंगे, आपकी इलनेस जो है, बीमारियां हैं, उसको कमजोर कर देंगे, और जो प्रॉपर्टी डैमेज से होने वाले नुकसान है उसको भी काफी हद तक कम कर देंगे। तो आपका जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। जब भी हम कभी एक्सीडेंट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिनका हमको पता ही नहीं लगता कि एक्चुअल कॉस्ट इसकी क्या है किसी भी एक्सीडेंट की। सपोज कीजिए अगर साइट के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई फेटल एक्सीडेंट हो गया तो उसकी क्या कॉस्ट हो सकती है, उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो ये कुछ हिडन कॉस्ट हैं। सबसे पहले तो टाइम लॉस्ट होगा। जब आदमी कोई साइट से चला गया उसके बाद में जितने भी वर्कर्स हैं जो आसपास में वहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी साइट के ऊपर एक आदमी अगर फेटल हो जाता है, कोई आदमी मारा जाता है, तो 200 300 जितने आदमी साइट के ऊपर है सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। काइट साइट पे पूरा का पूरा काम बंद हो जाता है। तो वो जो कॉस्ट है वो देखिए, एक आदमी की वजह से कितने लोगों को साइट पे नहीं गए हैं, काम आज नहीं हुआ है, टोटल टोटल डे पूरा का पूरा लॉस हो गया। और एक आदमी का नहीं हुआ, 200 आदमी काम कर रहे थे, 200 के 200 का हो गया। तो जो भी लॉस है इससे, जो प्रोडक्शन है आपकी वो हैम्पर होगी। आपके जो ऑर्डर जो हमने ले रखे हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, जो डेडलाइन हमने वो मीट करनी थी, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। लीगल कॉस्ट कितनी आएगी पुलिस को और एडवोकेट्स को, लीगल कंसल्टेशन के लिए कितना सारा पैसा देना पड़ेगा। और जो आदमी एक्सपायर हो गया है, जो फेटल हो गया है, उसकी कॉस्ट जो है, कंपनसेशन कितने लाख जाएगी वो भी जरा देखिए। हर एक चीज का एक आंकड़ा है कितने आपको कॉस्ट पड़ेगी, तो वो पूरा का पूरा अगर देखा जाएगा तो एक कंपनी को हम लोग बोले तो एक फेटल की जो कीमत होती है वो 3 से 4 करोड़ रुपए पड़ती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात इसमें जो इम्प्लाई होते हैं उनका मोरल डाउन हो जाता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ एक ऐसी कंपनी के अंदर जिसमें आदमी की डेथ हो गई या आदमी मारा गया, और उसकी बहुत सारे अलग ऐसे कॉस्ट हैं जो आज तक भी नहीं हो पाई है डिस्क्राइब। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कभी भी एक्सीडेंट्स को ना होने दिया जाए और एक्सीडेंट्स को अवॉइड करें। जब भी हम कभी बात करते हैं कि एक्सीडेंट के लिए कौन जिम्मेदार है, तो हम सबसे पहले दूसरे पे उंगली करते हैं कि आप जिम्मेदार हो एक्सीडेंट के लिए। तो ऐसा नहीं है। हम सबसे पहले देखेंगे कि जब हम किस कैसे बोलते हैं कि भाई एक उंगली अगर ऐसे कर रहे हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी रहती है। तो सबसे पहले देखिए कि कौन आदमी जिम्मेदार है। सबसे पहले मैं खुद जिम्मेदार हूँ। अपनी गलतियों की वजह से अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ। जो भी आदमी ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सब लोग जिम्मेदारी हैं, इसीलिए आप आज ट्रेनिंग कर रहे हो यहाँ पे, आज आप आए हो। संडे का दिन अपना निकाल के आप अपने वीकेंड को छोड़ के आप हमारे साथ यहाँ टाइम दे रहे हैं। तो कैसे हम लोग उसको हटा सकते हैं, एक्सीडेंट को कैसे रोक सकते हैं? अगर मैं खुद जिम्मेदार हूँ
तो मैं अपनी और दूसरों की जान बचा सकता हूँ अगर मैं सही तरीके से ट्रेनिंग लेता हूँ। तो हमारा एम यही है कि इस ट्रेनिंग को लेने के बाद में एक जीरो एक्सीडेंट का पॉलिसी आप अपनाएं कि आपकी साइट के ऊपर कभी भी कोई भी इंसिडेंट ना हो फ्यूचर में। तो स्कैफोल्डिंग सेफ्टी की बात करते हैं, जब भी हम कभी कोई काम करते हैं सबसे पहले हम कहते हैं कि सुरक्षा का प्रारंभ आपसे ही होता है। हमसे ही सुरक्षा की शुरुआत होती है। जब हम खुद सुरक्षित रहेंगे तो हम दूसरे की जान बचा सकेंगे। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप वहां पे पहुंच गए, तो आप अगर आपको सब लोग साफ दिखाई दे रहे हैं, कोई आदमी का हाथ पैर टूटा हुआ है, आप भी खुद अगर इंजर्ड हो गए, सबसे पहले अपनी जान बचाइए, तभी आप दूसरों की जान बचा पाएंगे। तो क्या है सेफ्टी? सेफ्टी जो है वो कंट्रोल करता है किसी भी रिकॉग्नाइज हजार्ड को। जिस भी एरिया में, जिस भी लोकेशन में आप काम करते हैं, वहां पे आपको खतरे पता होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप घर पे रह रहे हैं, घर के अंदर क्या क्या खतरे हो सकते हैं, घर के अंदर किस किस टाइप के खतरे हो सकते हैं। मान लीजिए घर में आप वॉशरूम है, किचन है, आपकी बालकनी है, आपकी छत है, ओपन कॉरिडोर्स हैं, या ऐसे एरिया है जो स्लिपरी सरफेस है, घर पे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं है कि जो एक्सीडेंट्स है वो साइड पे ही होते हैं। एक हमारे यहाँ एक इंसिडेंट हुआ, एक आर्मी से रिटायर्ड थे, एक हमारे जो जानने में है कोई, वो उन्होंने पेड़ पे चढ़ गए कि मैं पेड़ को ट्रिम करूंगा। रिटायरमेंट होने के बाद पेड़ ट्रिम कर रहे थे, वहां से जो डाली थी वो टूटी जिसपे वो कर रहे थे। ट्रिम करते करते वो नीचे गिर गए, उनको पैरालिसिस हो गया। अभी आज की डेट में 20 साल हो गए हैं वो बेड पे है। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं घर के अंदर भी। अभी 3-4 दिन पहले आपने सुना भी होगा, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर आग लग गई। किचन के अंदर से आग स्प्रेड हुई और पूरे के पूरे घर में लग गई और पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो उसके अंदर आ गई। अभी राजकोट का एक्सीडेंट आपने सुना होगा, गुजरात में राजकोट है, वहां पे एक्सीडेंट हुआ बहुत बड़ा। एक जो बच्चों के जो गेम का जोन होता है, गेम जोन के अंदर आग लग गई, कई बच्चे मारे गए। तो एक्सीडेंट जो है वो कभी भी कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे साथ नहीं हो सकता। मैं अगर मैं बड़ी पोस्ट पे हूँ, या मैं अधिकारी हूँ, या मैं सीनियर आदमी हूँ, या मैं ज्यादा पैसे वाला हूँ, तो मेरे साथ एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सीडेंट कभी भी किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है, तो हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए हमको। तो स्कैफोल्डिंग की अगर बात करें तो क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। जो स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग का सिस्टम है, जब भी हम कभी हाइट से ऊपर बढ़ते हैं, हम लोग जब भी कभी ऊपर काम करने जाते हैं, हमको साइट से अपनी हाइट से ज्यादा अगर जाना है, जैसे मान लीजिए हम बात करें, अगर घर पे भी हमने चिनाई चला रखी है, घर पे भी हमने मैसन का काम शुरू करा रखा है, जहां तक हमारा हाथ पहुंचता है वहां तक हम लोग नीचे खड़े होकर ग्राउंड पे काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा हाथ अप्रोच से बाहर जाता है, हमको स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ती है। अभी मान लीजिए 5 फुट के ऊपर आप काम कर रहे थे, यहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है, 6 फुट के ऊपर जाएंगे तो हमको स्कैफोल्डिंग का जरूरत पड़ेगा, या कोई टेम्परेरी भाड़े की जरूरत पड़ेगी, जिसकी सहायता से मैं किसी भी आदमी को उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा पाऊं, ताकि एक आदमी सेफ रह सके और काम भी कर सके। तो जहां पे भी आपको जरूरत पड़ रही है, 5 फुट की हाइट के बाद आपको हमेशा जरूरत पड़ती है कि आपको स्कैफोल्डिंग लगाओ। या फिर अंडरग्राउंड जो एरिया है, जो जमीन के नीचे है, वहां पे भी आप 5 फुट से ऊपर जाते हो, वहां पे भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो स्कैफोल्डिंग सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है किसके लिए? जितने भी आपके वर्कर्स हैं उनको इजीली काम करने के लिए, अपने जो भी टूल्स टेकल्स हैं उनको रखने के लिए, जो काम में आने वाली चीजें हैं टूल्स टेकल्स के साथ, जो मशीनरीज हैं, जो इक्विपमेंट है, उनको रखने के लिए। किस तरीके से आप समझेंगे, अगर आप सही तरीके से सेफ्टी के साथ सेफ्टी के प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो आपको स्कैफोल्डिंग इरेक्शन के दौरान को कोई भी इंसिडेंट या कोई भी हजार्ड, आपके साथ कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं होगा। तो आपको ये देखना है कि स्कैफोल्डिंग के अंदर आप क्या क्या देख सकते हैं। क्यों आपको स्कैफोल्डिंग लगता है कि भाई डेंजरस है? क्यों आपको लगता है? क्योंकि इसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि भाई 2.3 मिलियन वर्कर हैं जो कि स्कैफोल्डिंग के अंदर काम करते हैं, स्कैफोल्डिंग के आसपास या स्कैफोल्डिंग के साथ में काम करते हैं। और बोला जाता है कि 80 जो लोग हैं हमेशा मारे जाते हैं, हर दिन मारे जाते हैं। इस तरीके से फटल एक्सीडेंट जो है वो ये बताता है 9,500 आदमी ऐसे हैं जो इंजर्ड होते हैं स्कैफोल्डिंग के दौरान इंसिडेंट्स के अंदर। तो हम लोग साइट पे काम करते हुए एक्सीडेंट्स ना हो हमारे साथ में, उसी के लिए आज हम लोग बैठे हैं। कैसे हम लोग जानेंगे भाई क्यों, कहाँ कहाँ फेटल हो सकता है? फेटल अगर हम काम करें हाइट के बारे में तो कहाँ कहाँ हो सकता है, तो उसके में हमने एक चार्ट दिया है। आप चार्ट देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको चार्ट में दिखाई दे रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा एरिया है। मैं इसका पॉइंटर जो है वो चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए 37% जो एरिया वो रूफ का है। रूफ मतलब ओपन अनगार्डेड एरिया। जैसे ये टेबल है, अगर इसको हम छत मान लें और यहाँ पे कोई गार्डिंग नहीं है, तो ये भी एक ओपन रूफ है। तो ये रूफ है, इसके ओपन रूफ के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। 30% जो 15% जो एक्सीडेंट है वो लेडर से होते हैं। 9% जो एक्सीडेंट है फ्लोर पे होते हैं, लोडिंग डॉक्स में होते हैं, ग्राउंड लेवल पे भी हो जाते हैं, चलते चलते वेट सरफेस की वजह से हम लोग गिर जाते हैं।
स्कैफोल्डिंग के ऊपर ज्यादातर देखे होंगे तो आप, बहुत ज्यादा जो इंसिडेंट है वो रूफ पे और स्कैफोल्डिंग पे ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं, या फिर हम किसी स्ट्रक्चर स्टील पे काम कर रहे हैं या किसी मूविंग व्हीकल की चपेट में आने की वजह से फॉलिंग के इंसिडेंट हो जाते हैं। तो ये आपको देखना है कि स्कैफोल्डिंग के अंदर क्या क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं हम लोगों को, आज जो सेशन है वो इसी के लिए है कि आप जितने भी लोग हैं, जितने भी आप ज्वाइन कर रहे हैं आज, उनको सबको पता लगे कि कंपिटेंट स्कैफोल्डर क्या होते हैं, कैसे आप स्कैफोल्डिंग बनने के बाद उसको इंस्पेक्ट करेंगे, और हमको एक कंपिटेंसी डेवलप करनी है ये चीजें जान के। अगर हमको ट्रेनिंग लिया हुआ है, एक इस तरीके से समझेंगे, अगर आपको 10वीं का एग्जाम देना है, 10वीं की परीक्षा में बैठना है, तो पहले 10वीं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हम स्कैफोल्डिंग के बारे में जानेंगे तभी हम लोग उसका एग्जाम दे पाएंगे, उसको इंस्पेक्ट कर पाएंगे, अगर हम उसके बारे में जानते हैं तो स्कैफोल्डिंग की स्ट्रेंथ हमको पता लगेगी, कहाँ से उसको कैसे देखना है, सेफली उसके साथ कैसे काम कर सकते हैं, और इंजरीज और इलनेस के रेशियो को, उनके रेट्स को कैसे कम किया जा सकता है, वो हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो ट्रेनिंग है वो इसी को फोकस करेगा, ये इसी को लेके डेवलप करी गई है। ये सारी की सारी जो पीपीटी है इसमें यही दिखाई देंगे कि क्या क्या केस स्टडीज हैं जिनकी वजह से स्कैफोल्डिंग के एक्सीडेंट हुए हैं। स्कैफोल्डिंग की सेफ्टी कुछ वीडियो, कुछ इंसिडेंट दिखाएंगे, एक दो छोटे छोटे। हम ये पता करेंगे कि स्कैफोल्डिंग के अंदर किस तरह का हजार्ड हो सकता है, अगर हम लोग ध्यान ना दें तो। हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे स्कैफोल्डिंग के हजार्ड्स को। उसके बाद जो फंक्शनल जो ट्रेनिंग है वो देखेंगे हम लोग, ऑन साइट और ऑफ साइट दोनों दोनों ट्रेनिंग करवाने की आपको कोशिश करेंगे। और जो स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन है वो कैसे करना है उसको भी हम लोग देखेंगे, और इरेक्शन जो है कैसे करना है, स्कैफोल्डिंग बनाना कैसे है, वो भी हम लोग जानेंगे। तो मान लीजिए ये आप ही हैं, जो हम ये भाई, एक आदमी है जो साइट के ऊपर नया गया है, वो आज साइट के ऊपर क्या क्या कर सकता है, और एक जो आदमी नया है और एक कंपिटेंट आदमी, उसमें क्या फर्क है। मान लीजिए मैं एक गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती है, मेरे को किसी ने आज ही पहला दिन है गाड़ी की सीट के ऊपर बैठा दिया है, मेरे को पता नहीं है गियर सिस्टम क्या है, क्लच क्या है, एक्सीलरेटर कौन सा है, स्पीडोमीटर क्या बोलता है, आगे सामने के शीशों की क्या रिक्वायरमेंट है, पीछे के शीशों की क्या, ऊपर वाले शीशे की क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे को पता ही नहीं है। लेकिन वहीं एक कंपिटेंट ड्राइवर की बात करेंगे तो उसको सारी चीजों का पता है, कौन सा क्लच है, कौन सा ब्रेक है, कौन सा एक्सीलेटर है, कहाँ पे साइड जो मिरर है उनमें क्या दिखाई देगा, पीछे के मिरर में क्या दिखाई देगा। सिर्फ कंपिटेंसी का ही फर्क है, जिसने कंपिटेंसी जान ली, जिसने काम को जान लिया, वो आदमी एक्सीडेंट से अपनी साइट को फ्री रख सकता है। तो अगर हम स्कैफोल्डिंग की बात करें तो हम इंस्पेक्ट करेंगे पहले स्कैफोल्डिंग को, जब भी कभी हम स्कैफोल्डिंग को बनाने जाएंगे तो हम स्कैफोल्डिंग के बारे में जानेंगे कि भाई जितने भी आपके स्कैफोल्डिंग के पार्ट्स हैं, आप एक जो इक्विपमेंट लगाने वाले हैं वो कैसे हैं, स्ट्रेट हैं, टिल्टेड हैं, बेंड हो रखे हैं, तो उनकी फिजिबिलिटी चेक करेंगे कि अगर कोई ऐसी चीज तो नहीं है किसी के डैमेज होने की वजह से, रस्टेड होने की वजह से वो गिर जाए या टूट जाए। तो वो देखेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे कि जो उसके कनेक्शन हमने लगाए हैं उसकी सपोर्ट कैसी है, वो स्ट्रेंथन है अच्छी तरीके से कि नहीं है, और उसको प्रिवेंट किया जा सकता है एक्सीडेंट से अगर हम उसको लोड देंगे तो। जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी साउंडनेस देखेंगे कि भाई वो कैसे हैं, उनके कंपाउंड जो है, कंपोनेंट्स जो है वो कैसे हैं, कौन से मैन्युफैक्चरर ने बना रखा है। क्योंकि जब भी हम कोई बात करते हैं किसी भी इक्विपमेंट को लाने की, तो हम बात करते हैं कि भाई आप कोई भी चीज या टूल यूज करें तो आईएसआई मार्क का होना चाहिए। एक सिंपल स्टैंडर्ड है वो कि हाँ भाई आपने आईएसआई मार्क का यूज किया है तो आपके जो पार्ट्स हैं, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो सेफ है। आपके जितने भी इरेक्टर्स हैं या जितने भी डिसमेंटल करने वाले हैं, जो बनाएंगे या जो बाद में स्कैफोल्डिंग को डिसमेंटल करेंगे, उनको सबको आपके जो खतरे हैं साइट के ऊपर उनकी पहचान होनी जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या क्या देखेंगे, कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। कभी भी बोलते हैं भाई कोई भी खतरा होता है तो इस तरीके से बोला जाता है, अगर आप सही जा रहे हैं, सामने से अगर कोई बस निकल गई आपके पास से तो एक नियर मिस है, बस ने हिट कर दिया तो एक इंसिडेंट है। उस नियर मिस और एक्सीडेंट को हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। नियर मिस क्या है, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे एक आदमी जा रहा था, इसके पीछे एक सामान गिर गया, ये नियर मिस है। यहाँ पे एक आदमी जा रहा था, इसके आगे एक सामान गिर गया, ये एक नियर मिस है। यहाँ पे एक देखेंगे, एक आदमी जो है वो मिसाइल को लोड कर रखा है इसने, और ये फोर्क लिफ्ट से आगे जा रहा है, मिसाइल जो है फोर्क लिफ्ट के साथ नीचे गिर गया। लेकिन अगर ये फटता तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेंजरस अकरेंस। ऊपर वाला जो है नियर मिस है, जहाँ पे सामान तो गिरा लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई, और दुर्घटना होती तो छोटी मोटी होती, भाई चोट लग जाती है आपके हाथ में, पैर में, सिर में। लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे डेंजरस अकरेंस की, तो मिसाइल जो गिरा है अगर वो कहीं से ट्रिगर हो जाता तो लाखों लोगों की जान जा सकती थी। तो ये हम लोग फर्क जानते हैं कि भाई ये एक नियर मिस है, ये एक इंसिडेंट है।
तो नियर मिस जो है, जितने भी साइट पे नियर मिस होते हैं उनको हमको रिपोर्ट करना होता है अपनी मैनेजमेंट को। जितने भी आपके सीनियर अधिकारी हैं उनको बोलिए कि सर मेरी साइट पे ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया था, आज सुबह या आज दोपहर में या आज शाम को मैंने ऐसे ऐसे काम किया, उस पर एक्शन लिया, उसका एक रिपोर्ट बनाइए पूरा। और जितने भी कल आप नेक्स्ट डे काम कर रहे हैं टीबीटी में, उनको जरूर बताइए कि भाई हाँ साहब मेरी साइट पे ये इंसिडेंट हुआ था, आपके यहाँ ना हो इसलिए आपको पता बता रहा हूँ मैं ये चीजें। नियर मिस जो बोला जाता है कि भाई अगर किसी साइट के ऊपर पर्टिकुलरली 10 सेम तरीके के नियर मिस हो रहे हैं तो वहां पे एक फटल होना जरूरी है। एक फटल होगा ही होगा, एक मेजर एक्सीडेंट जरूर होगा अगर सेम सिचुएशन रहती है तो। इसीलिए बोला जाता है जितने भी नियर मिस हैं उनको रिकॉर्ड करो, उनको रिपोर्ट करो और उनके ऊपर एक्शन लो कि भाई वो डेंजरस अकरेंस में ना कन्वर्ट हो। तो डेंजरस अकरेंस क्या है? डेंजरस अकरेंस जैसे हमने बताया, मिसाइल जो है अगर गिर जाता, ट्रिगर हो जाता तो लाखों लोग मारे जाते। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्कैफोल्डिंग का कोलैप्स हो जाना या व्हीकल्स के ब्रेक फेल हो जाना, ये एक तरीके के डेंजरस अकरेंस है। तो हजार्ड क्या है? अब हजार्ड के बारे में बात करेंगे। कोई भी एनर्जी का सोर्स, कोई मूविंग इक्विपमेंट, कोई इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जिसमें इलेक्ट्रिकल की करंट सप्लाई पास हो सकती है, तो वो आ जाएगा हजार्ड के अंदर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हजार्डस है, केमिकल है, ऐसा जो है कि टॉक्सिक है, अगर आपके नाक आंख कान में चला जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट या फिर मूविंग ऑपरेशनल जो मूविंग जो व्हीकल है जिसके चपेट में आने की वजह से आदमी मारा जाए, या ऐसा रोटेटिंग पार्ट जिसके अंदर आपने लूज कोई क्लोथिंग पहन रखी हो वो आ जाए, वो सारे के सारे हजार्ड्स हैं यहाँ पे। तो जब भी हम लेडर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लेडर दिखाया गया है कि भाई जब भी आप लेडर को यूज करें तो आपको सामने की तरफ फेस करके चलना है और हमेशा 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाने हैं। 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ऊपर वाले ने हमको 4 चीजें दी हैं किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, दो हमारे हाथ, दो हमारे पैर। तो जब भी हम कभी सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो हमको 3 ऑब्जेक्ट जरूरी होने चाहिए, इसको बोलते हैं 3 हैंड रूल, या आप 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आप बोल सकते हैं। 2 हैंड हो गया आपका, एक लेग हो गया, दोनों आप हाथ, एक पैर आपका, एक ही चीज आपका हवा में होगा। जैसे आप ऐसे चलेंगे, एक चीज को पकड़ेंगे, आपका एक हवा में होगा, तो हमेशा 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको बन जाएगा। जितेंद्र जी, यस सर। जितेंद्र जी, यस सर, यस सर। shall I request you to just hold the meeting of हाँ हाँ minutes सर, because बिल्कुल। लाइट चला गया है। हाँ हाँ सर, श्योर। कोई इशू सर इसके अंदर? नहीं, बस 5-10 मिनट के लिए। ओके सर, ओके। तो दोबारा से ठीक है, ज्वाइन कोई करते हैं हम लोग सर। बोले नहीं।